हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC बाय DC सर। इस चैनल पर हमने निशुल्क रूप से जेके संजीवनी नामक एक सीरीज को शुरू किया और आपके आधार बेस को मजबूत करने पर अब हम काम कर रहे हैं। इसी सीरीज में आज हम मध्यकाल में मराठा साम्राज्य, मराठों के उत्कर्ष की बात करने वाले हैं। कैसे मराठा एक साम्राज्य के रूप में आए, कौन थे ये मराठा, शिवाजी कौन थे, उन्होंने क्या क्या काम किए। चलिए शुरू करते हैं। आज हमें शिवाजी के अष्टप्रधान को कोडिंग के माध्यम से याद करना होगा। चलिए शुरू करें। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद कर लिया जाए। भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल प्रश्न पे आते हैं। हम यहां से समझते हैं कि मराठे थे कौन। मराठा साम्राज्य आ गया, मराठों में शिवाजी आ गए, ये थे कौन ये लोग? ये कोई जाति थी, कोई वंश था, कोई वर्ग था या कोई आक्रमणकारी था? कौन था? जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि मराठों में ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, मराठों में वैश्य भी है, शूद्र भी है। इससे ये तो क्लियर है कि मराठा कोई जाति तो नहीं है, क्योंकि जाति होती तो सब लोग एक ही जैसे होते, उसमें सब लोग या तो ब्राह्मण होते या सब क्षत्रिय होते। मराठा इस प्रकार से तो नहीं है, जैसे कि हम राजपूतों में देखते हैं, राजपूत सबके सब क्षत्रिय हैं, जबकि यह मराठों में हमें कॉन्सेप्ट ये नहीं मिलता। मराठों में खुद मराठा ही ब्राह्मण हो सकता है, मराठे में ही आपको क्षत्रिय मिलेंगे, तो अलग अलग वेराइटीज आपको मराठों में मिलेगी। तो समझते हैं ये क्या है। महाराष्ट्र के मराठी भाषी या मराठी भाषीय समुदाय की उत्पत्ति के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस एक लाइन से हमें एक बात समझ में आ गई कि मराठा मतलब जो मराठी भाषा बोलता हो, और किसी भी भाषा का संबंध किसी जाति, वंश, वर्ग से नहीं होता। भाषा का संबंध होता है क्षेत्र से। किससे होता है? क्षेत्र से। जैसे मालवा में आपको हर व्यक्ति मालवी भाषा बोलते हुए मिलेगा, बुंदेलखंड में आपको हर व्यक्ति बुंदेली भाषा बोलते हुए दिखाई देगा। तो जैसे बुंदेलखंड में बुंदेली, मालवा में मालवी, बघेलखंड में बघेली बोली जाती है। अब बघेलखंड का ब्राह्मण भी बघेली बोलता है, क्षत्रिय भी, वैश्य भी और शूद्र भी, अमीर आदमी भी और गरीब आदमी भी, हर आदमी वहां का, मतलब बच्चा भी, बूढ़ा भी, सबको इस बघेली बोलेगा। वैसे ही मराठा क्षेत्र का हर एक व्यक्ति मराठी भाषा बोलेगा, और जो व्यक्ति मराठा भाषा बोलेगा वही मराठी कहलाएगा। तो यहीं से आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाए कि मराठे कोई एक जाति, वर्ग, वर्ण के लोग नहीं हैं, एक क्षेत्र के लोग हैं जो अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के विरोध में खड़े होकर के फिर स्वयं का राज्य अर्थात स्वराज्य, जिसे इन्होंने क्या कहा? स्वराज्य। तो स्वराज्य घिस करके स्वराज हो गया, और स्वराज शब्द की उत्पत्ति इन्होंने की कि हम अपने देश में अपने लोगों का राज्य स्थापित करेंगे। इसलिए मराठों का उत्कर्ष इस रूप में पढ़ते हैं। अब आप लोगों को लग रहा है कि यार मैं औरंगजेब या फिर मैं मुगल राजा पढ़ा रहा था, तब हम इतना उनके बारे में नेगेटिव सोच रखते थे कि आक्रमणकारी हैं, लूटपाट करते हैं। यहां मैं ऐसे शब्द क्यों नहीं बोल रहा हूं? इसलिए क्योंकि यहां जो व्यक्ति है वो खुद को स्वतंत्र करने के लिए लड़ रहा है, जबकि ये जो विदेशी आक्रमणकारी मुगल हो गए, दिल्ली सल्तनत के राजा हो गए, इन्होंने दूसरे देश पर आक्रमण करके उनपे कब्जा किया है। तो जैसे अंग्रेज किसी और देश के थे, वो हमारे देश में आए और उन्होंने हम पर कब्जा किया और हमें गुलाम बना करके रखा, वैसे ही मुगलों ने, दिल्ली सल्तनत के लोग, ये तो अरबी हैं, तुर्की हैं, ईरानी हैं, फारसी हैं, मंगोल हैं, ये वहां से आकर के भारत के लोगों पर आक्रमण करते हैं और फिर इन पर कब्जा करके इनको गुलाम की तरह उपयोग करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं, उनके पैसों छीनते हैं, उनकी जो जितने भी संपत्ति है वो सब कुछ छीनकर अपना शासन स्थापित करते हैं। मराठों को इसलिए विशेष रूप से पढ़ना चाहिए क्योंकि इन्होंने अपने आप को स्थापित करने, खुद का राज्य स्थापित करने के लिए लड़ाइयां लड़ी, किसी और पर जुल्म करने के लिए, राज करने के लिए लड़ाइयां नहीं लड़ी। यहां विशेष रूप से ये पॉइंट याद रहे आप लोगों को। यह शब्द महाराष्ट्र से लिया गया था, इस भूमि का नाम निवासियों के नाम के आधार पर रखा गया।
मराठों की उत्पत्ति सीथियन द्रविड़। अब देखो भारत में दो प्रकार के लोग होते हैं, नीचे दक्षिण में जाएंगे तो द्रविड़ प्रजाति के लोग मिलेंगे। तो द्रविडियन सिद्धांत जो कि हर्बर्ट रीजले कौन है, एक समाज शास्त्री हैं, द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि भैया ये एक द्रविड़ जाति के लोग थे या द्रविड़ लोग थे, इतना तो याद हो जाएगा। अनेक मराठा वंश टोटम आस्थाओं पर दो भगवान को पूजने वाले लोगों का एक समूह था, एक खंडोबा इनके प्रमुख देवता और एक भवानी माता। तो भवानी और खंडोबा या विठोबा की पूजा करने वाले लोगों का एक ग्रुप बना, उसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, शूद्र भी थे, सब थे। और जब उन्होंने एक भाषा बोली मराठी तो वो एक ही प्रकार से सबको पहचान मिली और उसके बाद उन्होंने अपने आप को, अपने साम्राज्य को स्थापित करने या खुद के राज्य को स्थापित करने की कोशिशें की। मूल रूप से आपको ये बातें पता चल जाए, मध्यकाल में मराठे कौन थे इस बात का विवरण दो लोग देते हैं, एक अलबरूनी देते हैं जो कि अरबी भूगोलविद हैं, और एक इब्ने बतूता देते हैं। तो ये दोनों ने मराठा कौन है इस पर लिखा, लेकिन वो वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाए, केवल क्षेत्र तक ही सीमित रह गए। ठीक है, हमें बेसिक जानकारी याद रखनी है। मराठों को मराठा, ये तो पहले से हजारों सालों से मराठा उस जमीन पर रहते थे, लेकिन मराठा साम्राज्य बनाने वाले व्यक्ति थे शिवाजी। तो हम अब शिवाजी को पढ़ने वाले हैं कि शिवाजी कौन थे जिसके गुणगान पूरे भारत में होते हैं। वो व्यक्ति जिन्होंने भारत के नागरिकों को जागरूक किया उस जमाने में जब औरंगजेब जैसे लोग सर काट दिया करते थे केवल भगवान का नाम लेने पर या अपने ईश्वर को याद करने पर, क्योंकि उन्हें अपने ईश्वर के अलावा कोई और स्वीकार ही नहीं था। ऐसी स्थिति में अपने लोगों को जगाकर एक साम्राज्य की पूरी स्थापना की और एक स्वप्न देखा कि हम पूरे भारत में स्वयं का या स्वराज की स्थापना करेंगे। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक कौन है भाई, शिवाजी हैं। शिवाजी महाराज भी कहा जाता है, शिवाजी भी कहा जाता है, चलेगा। कहां जन्म हुआ 6 अप्रैल 1632 को। कहां हुआ, कब हुआ, 6 अप्रैल 1627 को पुणे के शिवनेर दुर्ग में। कहां हुआ, पुणे के शिवनेर दुर्ग में। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये दुर्ग में कैसे जन्मे, भाई देखो मुगल राजा भी अपने अधीन जमींदार, सामंत सब कुछ तो रखते थे, छोटी छोटी सेना वाले, क्योंकि टैक्स वसूल करने राजा थोड़ी आ जाएगा, उस जगह का ही कोई आदमी करेगा ना। तो उस जगह का एक आदमी जो कि इनके पिता हैं, जो कि एक छोटे से किले में रहते हैं, उस जगह के आसपास के जमींदार हैं या जमींदार के समान हैं, आप ये समझ सकते हैं। पिता का नाम है शाहजी भोसले। क्या नाम है, शाहजी भोसले। और माता का नाम है जीजाबाई। देवगिरी के यादव राय की पुत्री हैं ये। इनकी 2 पत्नियां थी, एक है सालबाई निम्बालकर और एक पुल्लाबाई। धार्मिक गुरु कौन है इनके, स्वामी रामदासी। और ये प्रश्न एमपीपीएससी पूछ चुकी है, याद रखना, यहां से एमपीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है कि शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे। तो शिवाजी के धार्मिक गुरु थे स्वामी रामदास, जो कि धरकारी संप्रदाय के थे। किस संप्रदाय के थे, धरकारी। ये भी प्रश्न बनता है भैया, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इनके संरक्षक कौन थे, संरक्षण याद रखना, इनके दादाजी जो थे कोणदेव, वो इनके संरक्षक थे। इनकी राजधानी क्या थी, रायगढ़ थी। क्या थी, रायगढ़। और व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ा था, तो जीजाबाई जो कि इनकी माताजी हैं, उनका प्रभाव इनके व्यक्तित्व पर पड़ा और फिर उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने, आजाद कराने की कोशिश की। तो जैसे हम आधुनिक भारत में अंग्रेजों से आजाद कराने के एवज में भगत सिंह को, शिवाजी मतलब हमारे जितने भी क्रांतिकारी हैं उनको याद करते हैं, उसी रूप में मध्यकाल में विदेशी आक्रमणकारियों से हमें बचाने में हम शिवाजी को याद करते हैं। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। इनकी राजकीय भाषा क्या थी, तो भैया राजकीय भाषा तो पूरे भारत में उस समय मुगल साम्राज्य हुआ करता था, तो फारसी थी, लेकिन इन्होंने फारसी के स्थान पर मराठी और संस्कृत को विशेष दर्जा दिया। फारसी के स्थान पर मराठी और संस्कृत भाषा को में अपने साहित्य और सब कुछ की रचना की। राज्याभिषेक इनका 74 में होता है, काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगाधर भट्ट द्वारा। किसके द्वारा, गंगाधर भट्ट के द्वारा। अब यह प्रश्न एमपीपीएससी पूछ चुका है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि राज्याभिषेक कब हुआ था और किसने करवाया था। रायगढ़ में राज्याभिषेक और छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि भी धारण की इन्होंने।
तो ये 2 बार राज्याभिषेक करेंगे भैया, दोनों आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। दूसरा वाला असली राज्याभिषेक है, पहला वाला तो केवल वो वर्चुअल राज्याभिषेक के रूप में। अंतिम सैन्य अभियान कौन सा होगा इनका? 1677 में शिवाजी का कर्नाटक अभियान जो है वो इनका अंतिम अभियान होगा, जिसके बाद नाटक सारे बंद हो जाएंगे और शिवाजी शांत हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे। 53 वर्ष की उम्र में ये 1680 में इनका निधन हो जाएगा। तो बेसिक सी जानकारी मैंने आपको शिवाजी के बारे में बता दी। अब हम आगे चलते हैं शिवाजी के बारे में कुछ डिटेल बातें पढ़ने पर। शिवाजी के विशेष कार्य क्या है? तो पहले मैं कुछ कार्य बता रहा हूं, सारे नहीं, पहले विशेष बता दूं फिर सामान्य कार्य पे भी आएंगे। स्वतंत्र हिंदू राज्य या हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करना, क्योंकि ये जो देश था या देश है ये हिंदुओं का। अब यहाँ हिंदू शब्द केवल एक धर्म के लिए उपयोग नहीं हो रहा है, हिंदी भाषा या हिंदुस्तान शब्द उपयोग हुआ है संपूर्ण उन लोगों के लिए जो इस धरती पर रहते थे। वो हिंदू हो सकता है, वो मुस्लिम हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, सबके लिए हिंदुस्तान यूज हुआ। तो फिर हिंद स्वराज्य जो है वो यहाँ के लोगों के राज्य के रूप में, यहाँ के लोग इस पर राज करें, इसके लिए उपयोग होगा। यहाँ गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है। 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की इन्होंने नींव रखी कि अब वहां पूरे क्षेत्र पर मराठों का कब्जा हो गया। छापामार युद्ध पद्धति याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नई हशेली, इसका नाम भी याद रखना कि नई हशेली शिव सूत्र को विकसित किया। ये तीनों शब्द इंपॉर्टेंट है, मैं 3 बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बता रहा हूं आपको। छापामार युद्ध पद्धति ये भैया कहां किसकी थी? तो शिवाजी की थी। नई हशेली क्या है? इस छापामार पद्धति का एक विशेष स्वरूप, और शिव सूत्र भी उसे लोगों ने संज्ञा दी हुई है, ये तीनों याद रखना। अनुशासित सेना और जहाजी बेड़ा भी बनाया, इसलिए शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना का अगर आज भी आप फ्लैग देखेंगे तो वो शिवाजी की जो सेना का फ्लैग था उससे मिलता जुलता है, क्योंकि भारतीय जल सेना का जनक कहा जाता है शिवाजी को, क्योंकि भारत में पहली बार एक सुदृढ़ जल सेना रखी शिवाजी ने। फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लेना। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ो तो आपको इनकी नौसेना के बारे में क्योंकि बात की है तो थोड़ा नौसेना बेस के बारे में बता देता हूं। कहां था इनका बेस? नौसेना बेस था सिंधु दुर्ग के नाम से। क्या, किस नाम से? सिंधु दुर्ग के नाम से। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में विजय दुर्ग मुंबई से 485 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये प्लेस। इसे विक्टर फोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्टर फोर्ट। और याद रखना विक्टर फोर्ट इसे अंग्रेजों ने नाम दिया है। इसकी स्थापना जो है निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है। यह नौसेना बेस के रूप में कार्य करता था और इसे घेरिया का किला नाम दिया गया था असली में शिवाजी द्वारा। क्यों कहा गया था? क्योंकि इसकी 3 तरफ समुद्र था। क्या था? इसके 3 तरफ समुद्र था और चौथी तरफ सह्याद्री की पहाड़ियां थी। मतलब कोई भी व्यक्ति वहां आक्रमण कर ही नहीं सकता है, क्योंकि समुद्र है 3 तरफ, तो समुद्र से तो कोई आ ही नहीं सकता। चौथी तरफ सह्याद्री की पहाड़ियां हैं जहां केवल शिवाजी और उनकी गोरिल्ला युद्ध पद्धति जो है उसके लोग जा सकते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये याद रख लेना। अब हम चलते हैं कि शिवाजी के साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई और कौन कौन से इन्होंने अभियान चलाए, उन पर बात करते हैं। बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ये एक व्यक्ति हैं। अब बीजापुर कहाँ है? तो एक बार मैप देख लो, ये यहाँ महाराष्ट्र है और यहाँ थोड़ा सा नीचे कर्नाटक के आसपास वाले एरिया में बीजापुर पड़ता है। तो यहाँ एक दूसरे राजा होते थे जो आदिल शाह कहलाते थे। क्या नाम है? अली आदिल शाह। अब हम इन सब छोटे छोटे राज्यों के बारे में बातें करने वाले हैं। तो अली आदिल शाह ने अफजल खां को भेजा। किसको भेजा? अफजल खां को शिवाजी से बदले की भावना लेकर के उसे मार देने के उद्देश्य से भेजा, लेकिन शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एमपीपीएससी मेंस में अफजल खां घटना के नाम से एक प्रश्न पूछ चुका है। तो ये यहां से प्रश्न बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी तरह औरंगजेब द्वारा शाइस्त खां को भेजा गया था, लेकिन शाइस्त खां रात में डर करके भाग जाता है। तो 2 लोग मारने के लिए आए थे शिवाजी को। शाइस्त खां मुगलों द्वारा भेजा गया था और अफजल खां को किसने भेजा था? आदिल शाह ने। तो आदिल शाह ने भेजा अफजल खां को। दोनों ही नाम याद रखना। औरंगजेब ने 1665 में राजा जय सिंह को, अब क्योंकि जय सिंह हिंदू राजा है तो हिंदू राजा से शिवाजी लड़ेंगे नहीं, तो शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा,
लेकिन शिवाजी ने हिंदू राजा से लड़ने के लिए मना कर दिया और उन्होंने एक संधि कर ली, जिसे हम क्या कहते हैं, पुरंदर की संधि। खैर युद्ध होता है छोटा मोटा, लेकिन वो भयंकर वाला युद्ध नहीं होता है, तो फिर संधि होगी जिसे हम पुरंदर की संधि कहते हैं। तो पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में, और उस संधि के तहत शिवाजी को अपना आधा राज्य जो है वो शिवाजी पुरंदर की संधि के तहत देना पड़ा जय सिंह को। तो शिवाजी ने काफी दुर्गों को मुगलों को भेज दिया। शिवाजी को 1666 में उनके पुत्र संभाजी के साथ में आगरा के किले में कैद कर लिया। मतलब क्या होता है कि औरंगजेब इन्हें अपने से मिलने बुलाता है और धोखे से इन्हें आगरा के किले में कैद कर लेता है। तो संभाजी और उनके पुत्र दोनों को कैद कर लिया जाता है, मतलब संभाजी और शिवाजी दोनों को कैद कर लिया जाता है, परंतु वे वहां से भाग निकलेंगे। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग में महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासन या स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और ये घोषित किया कि आज से ये रायगढ़ क्षेत्र या महाराष्ट्र क्षेत्र या मराठा क्षेत्र एक राज्य होगा, और तब वो अपना सिंहासन या अपना राज्याभिषेक करते हैं। देखो, चाहते तो 1627 में जन्मे हैं, लगभग 14 वर्ष 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने युद्ध लड़ना और किले जीतना शुरू कर दिया था। चाहते तो वहीं पर राजा घोषित कर लेते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य था कि पहले मैं जनता को ये मैसेज तो दूं कि मैं आपके हित में काम कर रहा हूं, और जनता जब मुझे स्वीकार कर लेगी मैं तब राजा अपने आप को मानूंगा। और जबकि आपको औरंगजेब के जमाने में देखेगा कि औरंगजेब ने अपने भाई की हत्या करने के साथ में राज्याभिषेक किया, मतलब उसका सर काट के ऐसे उसके सर को हाथ में लिया और फिर राज्याभिषेक करता है। तो डिफरेंस नजर आ रहा होगा आपको इन दोनों में। इन्होंने छत्रपति की सिवा उपाधि धारण की जब इन्होंने राज्याभिषेक करवाया। तो ये पॉइंट याद रखना, 1674 में राज्याभिषेक होगा और इसके बाद में कोई ये युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एक बड़ा सा साम्राज्य जो है वो इनके पास है। अब 1677 में कर्नाटक का अभियान एकमात्र लड़ेंगे, इसके बाद ये आगे बढ़ लेते हैं। शिवाजी राजा की सहायता के लिए इनकी एक मंत्री परिषद होती थी, जिसे हम अष्ट प्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्ट प्रधान। क्योंकि शिवाजी ने जब पूरा राज किया तो 8 लोगों की मदद से किया, अपना साम्राज्य बनाया, तो उसमें 8 प्रमुख लोग हुआ करते थे। जैसे अभी एक कैबिनेट होता है ना, वैसे इनका एक कैबिनेट होता था जिसे हम अष्ट प्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्ट प्रधान। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अष्ट प्रधान आप याद रखेंगे। किसके शासनकाल में हुआ करता था? तो 2 जगह इतिहास में मिलता है अष्ट प्रधान, एक अष्ट दिग्गज था और एक अष्ट प्रधान था। तो अष्ट प्रधान पूछे तो मराठा है, अष्ट दिग्गज पूछे तो कृष्णदेव राय है। अब दक्षिण भारत में वो कृष्णदेव राय की कहानी हम अलग पढ़ लेंगे, अभी आपको अष्ट प्रधान पढ़ना है। अष्ट प्रधान कौन थे, उनके नाम याद होने चाहिए कि भाई कौन कौन सी पोस्ट थी। जैसे हमने अकबर के 9 रत्नों को रटा, वैसे यहां भी रटना पड़ेगा। तो मैं एक कोड बताता हूं। कोड क्या है? पीएम सर के सुर में, ये सिंपल शब्द है भैया। पीएम सर के सुर में, पीएम सर के सुर में यकीन करो। क्या करो? पीएम सर के सुर में। आजकल हमारे जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके सुर में यकीन करो। पीएम सर के सुर में यकीन करो, दबे हुए को न्याय मिलेगा। न्याय मिल रहा है, दबे हुए को न्याय मिल रहा है। और ये मेरी क्या है? राय है। ये शब्द आपको 8 याद करने के लिए करना पड़ेगा, एक छोटा सा कोड। प्रधानमंत्री मतलब पीएम के सुर में, पीएम सर के सुर में यकीन करो, सिंपल से शब्द हैं। तो पी से पेशवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी से पेशवा या प्रधानमंत्री। म से मजूमदार हो जाएगा, मतलब मजेदार हो जाएगा। तो पीएम वैसे ही हमारे बहुत मजेदार हैं, पूरा विश्व में डंका बजता है इसलिए मजेदार है। तो पीएम मजेदार है। सर, सर से आपको याद रख लेना है सर। यहां क्या लिखा हुआ है? सर नविस। क्या लिखा हुआ है? सॉरी, सर से हो जाएगा सुरनिस, ये याद हो जाएगा। सुर, तो ये सर और सुर 2 शब्द आपको याद रखने हैं। तो सर और सुर कैसे याद करोगे? तो ये सर ए नौबत लिखा हुआ है, सेनापति इसका सिंपल है, तो यहां से मैंने सर ले लिया और यहां से हमने सुर ले लिया। तो सुर से सुरनिस हो जाएगा और सर से सर ए नौबत हो जाएगा। तो 4 नाम याद हो जाएंगे, बड़े थोड़ा क्लियर कर दूं मैं। पीएम सर के सुर में यकीन करो, है ना। दबे हुए को न्याय मिल रहा है। क्या मिल रहा है? दबे हुए को न्याय मिल रहा है। ये मेरी क्या है? राय है, सलाह है। पहला पॉइंट याद हो गया होगा। पी से हो जाएगा पेशवा। क्या हो जाएगा? पेशवा।
माँ से हो जाएगा। माँ से देखो सिंपल सा है, ये तो हम रटने के लिए कर रहे हैं, हम मतलब एक बार अपने दिमाग में चीजों को सेट करने के लिए कर रहे हैं। अगर आप तो इसको सेट कर लेंगे तो फिर इनके दो दो नाम है वो भी याद हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ मजूमदार याद कर रहा हूं तो आप अमात्य भी याद कर सकते हैं, वो हम एक बार याद हो जाने के बाद याद करेंगे। तो मजूमदार को ही अमात्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमात्य। ये पहले राउंड में मत याद करना। पेशवा को ही प्रधानमंत्री कहा जाता है, तो ये भी पहले राउंड में याद मत करना। तो पीएम या प्रधानमंत्री के सुर में, तो सर, सर से हो जाएगा सर ए नौबत, सर ए नौबत, इसे हम सेनापति कहते हैं। फिर सुर से सुर नवीस हो जाएगा, सुर नवीस, सुरनिस, सुरनिस, चार नाम बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। यकीन को आप कर लो वकीन, वकीन या वाक्यानवीस, वाक्यानवीस, ये दोनों नाम उसके हैं, याद रखना। दबे हुए, तो दबे हुए शब्द को आप थोड़ा सा मोल्ड करेंगे। यहां दबा हुआ शब्द जो यूज हुआ है वो दबीर के लिए यूज हुआ है। किसके लिए? दबीर के लिए। तो दबीर को सुमंत भी कहा जाता था, दबीर और सुमंत। न्याय से न्यायाधीश हो जाएगा, ये बड़ा सिंपल है। और राय से पंडित रवा या पंडित राय, पंडित राय। ये 8 नाम आपके क्लियरली याद हो चुके हैं, सबके दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर आप कॉपी में लिख करके 2-3 बार इसको क्लियरली पढ़ लोगे तो बड़े आसानी से ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, भूमि की माप पद्धति शुरू करते हैं शिवाजी, याद रखना। भू राजस्व के लिए राज्य को 16 इकाइयों में बांटते हैं, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में। एमपीपीएससी में नहीं आया था, यूपीपीसीएस का प्रश्न है कि शिवाजी ने अपने राज्य को भूमि की माप हेतु कितनी इकाइयों में बांटा था। तो भूमि या राजस्व के आधार पर शिवाजी ने अपने राज्य को 16 इकाइयों में बांटा था। शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? चौथ, और दूसरा साधन क्या था? सरदेशमुखी। ये दोनों याद रखना। चौथ कितना लिया जाता था? तो चौथ को चौथ इसलिए ही कहते थे क्योंकि वो 1/4 होता था। माने 100 रुपए है तो उसका 25%, और 25% माने 1/4 भाग, तो इसीलिए तो इसे चौथ कहते थे। चौथ मतलब चौथा हिस्सा। सरदेशमुखी 1/10 हिस्सा होता था, तो याद रखना सरदेशमुखी 1/10 हिस्सा था, चौथ 1/4 हिस्सा था। शिवाजी ने पैदावार का 33% टैक्स भी लगाया है। बाद में सारे दूसरे करों को समाप्त करके केवल एक कर पैदावार का 40% लेना भी शुरू किया था, कि सारे टैक्स कुछ भी मत दो, केवल पैदावार का एक 40% हिस्सा दे दो, बाकी कुछ नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं, इनके उत्तराधिकारी पर आते हैं। तो इनका उत्तराधिकारी हम कल पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूं। इनके बाद आते हैं संभाजी, क्योंकि शिवाजी की मृत्यु हो जाती है कब? 1680 में। तो जैसे ही शिवाजी की मृत्यु होगी, उनके पुत्र संभाजी जो है वो राजा बनेंगे। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र अर्थात बड़े पुत्र मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी बनते हैं, और औरंगजेब इनको 1689 में मृत्युदंड। इनके साथी जो लोग हैं उनके नाम भी याद रखना। कवि कलश फेमस है यहाँ, कवि कलश के साथ उनको मौत के घाट उतारा जाता है। और मौत के घाट उतारने के जो तरीके थे औरंगजेब के, वो बड़े ही क्रूर थे, खतरनाक थे। शरीर की पूरी चमड़ी निकाल करके नमक मिर्ची डाल देना, ऐसे उल्टे सीधे काम इनके द्वारा उस समय किए गए, क्योंकि उद्देश्य कुछ और ही था, एक दहशत फैलाना था। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद राजाराम आता है। तो राजाराम के बाद फिर साम्राज्य 2 हिस्सों में बटेगा, है ना, क्योंकि यहाँ ताराबाई आ जाएगी, और फिर ताराबाई के समय राजाराम ये 2 हिस्सों में बट जाएगा। संभाजी के बाद, संभाजी की हत्या के पश्चात शिवाजी के दूसरे पुत्र कौन है? राजाराम छत्रपति घोषित किए जाते हैं। उनकी राजधानी सतारा हो जाती है। तो यहाँ से ये जो है सिंहासन 2 भागों में बंटना शुरू हो गया है। इनकी मृत्यु के पश्चात ताराबाई का प्रभुत्व हो जाता है। तो ये यहाँ से जो स्टोरी है वो हम कल समझेंगे, क्योंकि अभी कल हमें पूरा मराठा साम्राज्य को आगे तक भी पढ़ना है, क्योंकि हमें पेशवा बाजीराव वो बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, वहां से हम महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे। और फिर कैसे ये टूट करके 5 राज्यों में बंटता है, और फिर उसमें से ही हम सिंधिया निकलते हैं, होलकर निकलते हैं, कैसे ये निकलेंगे वो कल हम पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ते। आगे बढ़ो। शिवाजी ने बहुत सारे अभियान किए, बहुत सारे युद्ध जीत करके अलग अलग किलों को जीता। तो कब कब उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां से एग्जाम में आ सकती हैं। जैसे तोरण विजय सबसे पहला इनका था 46 में। कब था? 1646 में। देखो हम आजाद हुए, भारत देश आजाद हुआ 1947 में, तो 1946 से कहानी शुरू हो गई है, ये याद रख लेना। और जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक चलती रहेगी। तो ये याद रखने का बड़ा आसान है कि हमने तोरण मार दिया 4-6 में, है ना।
मुरुम्बगढ़ की विजय भी सेम टाइम पे। कोंढाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे एक मूवी भी बन चुकी है, अजय देवगन की एक मूवी थी कोंढाना विजय। तो ये 1947 के सिमिलर 1647 वाली जो विजय थी उसी पर वो मूवी बनी। बाकी आप बाकी के पॉइंट याद ना रखना चाहें तो याद मत रखिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपीपीएससी द्वारा कि एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि औरंगजेब का या मुगलों का के साथ शिवाजी का पहला संघर्ष जब 1657 की क्रांति हुई, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, तो 1657 में हमने औरंगजेब और मराठा संघर्ष याद रखना है। तो मराठा संघर्ष जो है उसको याद रखने के लिए मैंने थोड़ा रिवीजन कर दिया। 1857 में क्रांति हुई, ये हमने याद रख रखा है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, तो प्लासी का युद्ध हमने याद रख रखा है। तो 1657 में मराठा और मुगल संघर्ष होता है, ये भी याद रख लेना, बड़ा आसान हो जाएगा। अब याद रखना चीजों को आसान बन गया है ना इस एक छोटी सी बात से। फिर इसके बाद कोंढाना को दूसरी बार जीता जाता है और इसी दूसरी विजय पर मूवी बनी हुई है। अफजल खां का घटना एमपीपीएससी मेंस पूछ चुका है। तो अफजल खां की घटना उस प्लासी के युद्ध या उसके 2 साल बाद 1659 में होती है। शाइस्ते खां को अगले साल 3-4 साल बाद पराजित किया जाता है। राजा जय सिंह जो कि युद्ध लड़ने आए थे, उनसे पुरंदर की संधि हो जाएगी, तो पुरंदर की संधि 1665 में होगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एमपीपीएससी मेंस पूछ चुका है इस प्रश्न को। औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लेंगे 1667 में। सभी किलों पर वापिस ले लेंगे 70 से 74 के बीच में 4 साल में। रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाएंगे 1667 में। और ये लास्ट अभियान कर्नाटक का जो है वो 77 में होगा, 1677 में। 80 में इनकी मृत्यु हो जाएगी और फिर इनके बाद संभाजी आएंगे, 9 साल तक शासन करेंगे। फिर राजा राम आएंगे, फिर ताराबाई आएगी और फिर आगे हिस्सा बढ़ते जाएगा। तो स्टोरी को हम कल आगे बढ़ाएंगे। अभी बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपके दिमाग में डाल दिया है। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये मराठा साम्राज्य क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी शासन व्यवस्था हम समझेंगे, इसके बेसिक जितने भी राजा हुए हैं, क्योंकि उसके बाद ही तो असली में स्टोरी शुरू होती है। मध्य प्रदेश के इतिहास में तो होलकर रियासत और ग्वालियर रियासत, ये दोनों रियासत ही मराठों से बनी है, ये दोनों मराठा है। तो ये दोनों ही मराठा के कॉन्सेप्ट में आते हैं, इसलिए हमसे यहाँ से ज्यादा प्रश्न पूछने के चांस है। और वैसे भी महाराष्ट्र हमारी सीमा से टच होता है। कुछ मराठी जिले हमारे अकोला, अमरावती, चांदा, वर्धा, यवतमाल, बुल्ढाना, भांडेर मध्य प्रदेश के हिस्से थे 1947 के समय या उसके पहले तक हमारे पास थे वो। तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। आज मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा जरूर से, वो आपने इंस्टॉल कर लेना है। विशेष रूप से सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।